नमस्कार, मैं नितेश सिंह, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं घटना चक्र की एसएससी की जो एक बुक है सामान्य अध्ययन के नाम से। इस बुक में काफ़ी अच्छा कंपाइलेशन है प्रश्नों का। अलग-अलग एग्ज़ाम में जो 2006 से लेकर के 2019 तक 2006 से लेकर के 2019 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं अलग-अलग एग्ज़ाम में वो सब इसमें कंपाइलेशन किए गए हैं, दिए गए हैं। और सबसे खास चीज़ ये है कि चैप्टर वाइज़ और कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज़ तो है ही, इसके साथ-साथ चैप्टर वाइज़ भी सभी क्वेश्चंस को इसमें दिया गया है। तो आइए एक-एक करके इन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं और इसके बारे में हम और अधिक से अधिक जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो प्रागैतिहासिक काल, अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो हम प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। और सबसे पहले इसमें हम देखने वाले हैं ऑनलाइन जितने भी परीक्षा हुए हैं 2016 से लेकर के 2018 के बीच में। तो सबसे पहले हम बात करें तो भीमबेटका के जो रॉक शेल्टर्स हैं किसकी तलहटी में है, तो ये विंध्य रेंज की तलहटी में पाए जाते हैं या होते हैं। मध्य प्रदेश की जो गुफाएं और ऐतिहासिक गुफा जो है, चित्रों में भित्ति चित्रों का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये कौन सी गुफा है? तो इसको हम कह सकते हैं भीमबेटका की गुफा जो है ये विंध्य रेंज की पहाड़ियों में है। तीसरा क्वेश्चन है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुफा शैल चित्र के लिए ये भीमबेटका जो गुफा है ये प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं लगभग लगभग सेम हैं, लेकिन लैंग्वेज इनका थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर इस चीज को हम जानते हैं कि भीमबेटका जो है एक सॉल्ट रॉक शेल्टर्स की तलहटी में स्थित विंध्य रेंज की पहाड़ियों में एक गुफा है जो कि मध्य प्रदेश में है और इसमें चित्रों और भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। तो इस तरह से हम इसको पूरे चीज को जान सकते हैं या जान पाएंगे। ठीक है, आगे अगर इसी क्रम में हम देखें तो बात करते हैं यहाँ पे किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था, तो ये कालीबंगा। ठीक है, किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं, तो ये बुर्ज होम से मिलते हैं। पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियां, अग्नि कुंड, हल से जुते खेत, युगल समाधान से में से कौन से तत्व कालीबंगा में नहीं पाए गए, तो ये युगल समाधान जो है ये कालीबंगा में नहीं पाए गए। युगल समाधान का यहाँ पे मतलब है कि जहां भी दफनाया गया वहां पे एक जोड़ी को दफनाया गया, यानी कि दो शरीर को दफनाया गया है जिसको युगल समाधान कहते हैं। तो कालीबंगा में ये सब युगल समाधान तो नहीं पाया गया, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ काले रंग की चूड़ियां पाई गई, अग्नि का साक्ष्य मिला, अग्निकुंड मिला, वहां पे हल से जुते हुए खेत मिले। ये सभी जो है कालीबंगा में पाए गए। बात करते हैं लोथल, दैमाबाद, सुरकोटदा और धौलावीरा में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है, तो ये दैमाबाद जो है ये गुजरात में नहीं है। बाकी लोथल की बात करें तो ये उस टाइम का क्या था, ये उस टाइम का ये बंदरगाह था। सुरकोटदा और धौलावीरा ये गुजरात में पाया जाता है या गुजरात में स्थित है। लंघनाज, गणेश्वर, बागोर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल जो है ये मध्य पाषाण कालीन से नहीं है, तो ये जो गणेश्वर है ये मध्य पाषाण कालीन से संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं इसी क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, तो अभी हमने बात किया था कि जो लोथल था यही जो है गुजरात में है और ये अपने समय में बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा है, तो ये साबर नदी के किनारे पर ये बसा हुआ है। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो हड़प्पा कालीन स्थलों में ये लोहा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे पे कौन सा शहर स्थित है, तो हड़प्पा है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, तो यह अभी भी अपठित है, ये पता ही नहीं चल पाया है कि कौन सी लिपि है, अभी तक पढ़ा ही नहीं जा पाया है ये। ठीक है, लघु पाषाण क्या होते हैं, तो पत्थर के औजार। लघु पाषाण क्या होते हैं, तो ये पत्थर के औजारों को लघु पाषाण का नाम दिया गया है। आइए फिर बात करते हैं हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सतलज के किनारे है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो ये लोथल है।
यानी कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल, इन तीनों में कौन भारत में है? तो भारत में लोथल है, जो कि गुजरात में है। कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी? तो ये सिंचाई की नहरें, ऐसी व्यवस्था नहीं पाई गई। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? तो ये शहरी थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा स्थल जो है गुजरात कच्छ का रण जो है इस क्षेत्र में ये स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो तथा हड़प्पा में से किसे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो सिंध का मरुस्थल के रूप में किसको जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित है? तो लूनी नदी के किनारे पे धौलावीरा है। युगल समाधान, फारस की मोहरें, बंदरगाह एवं उत्तम किस्म के जौ में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल में नहीं पाए गए? तो लोथल में उत्तम किस्म के जौ जो है नहीं पाए गए थे। ठीक है। चिरांद, मेहरगढ़, बुर्जहोम तथा दैमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो ये मेहरगढ़ जो है नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण जो है प्रस्तुत करता है। आइए यहाँ पे देखते हैं, सभी सही सुमेलित कीजिए। तो मोहनजोदड़ो में क्या है? तो ग्रेट बात है। हड़प्पा में स्टेच्यू ऑफ क्रिस्ट, कालीबंगा में हल के चिन्ह, लोथल में क्या है? लोथल पत्तन है, यानी कि बंदरगाह है। ठीक है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ये ग्रेट ग्रेनरी है, जिसको कहते हैं अन्नागार, बृहद अन्नागार। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपतिनाथ यानी शंकर भगवान की पूजा करते थे। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो ये शिलालेख का अध्ययन है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये म्यूजी म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत में ये आता है। आइए सेकंड पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हम ये ऑफलाइन से कुछ जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं इनके बारे में देखने वाले हैं, और यहाँ पे खास ये है कि कुछ क्वेश्चंस के जो अगर थोड़े विस्तारित रूप या उसको कहते हैं एक्सप्लेनेशन भी दिया गया, अगर जरूरत पड़ेगी तो एक्सप्लेनेशन को भी हम देखेंगे, नहीं तो हम क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे। ठीक है। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इतिहास के आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है। अगर आपको पढ़ना होगा तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भीमबेटका गुफा किस राज्य में? अभी हमने ऊपर भी देखा था, भीमबेटका गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। किस काल यानी युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो ये पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार जो है सबसे पहले पाए गए थे। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो ये चौड़ी और सीधी थी, क्योंकि हम सिंधु घाटी सभ्यता को क्या पढ़ते हैं? शहरी, है ना। ये सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ एक तरह से समकोण पर काटती हुई गलियां मिल जाती हैं। ठीक है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें से सिंधु घाटी सभ्यता, इसका जो नगर नियोजन है यानी कि पूरी व्यवस्थित है इसका नगर नियोजन, इसलिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो यहाँ पे देखिए इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, और जबकि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। क्योंकि यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस पूछ दिए गए हैं साथ में, इसलिए इसमें से कोई भी सही नहीं हो पाएगा। अगर सिर्फ हड़प्पा पूछता तो ये रावी नदी के किनारे है, जबकि मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान
सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। तो सिंधु नदी के किनारे पे अभी हमने देखा, सिंधु नदी के किनारे पर मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो ये अभी हमने ऊपर भी बात किया कि ये अज्ञात है, अभी ये पढ़ी ही नहीं जा सकी है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो इसका नाम था मृतकों का टीला। ठीक है, फिर बात करते हैं मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो मोहनजो अभी हमने बात किया था ग्रेट ग्रेनरी, यानी धन्यागार, यानी जहां पे अनाज रखा जाता था। बात करते हैं विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो ये मोहनजोदड़ो में मिला था। इसका ध्यान देना है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन धन्यागार था, लेकिन ग्रेट बाथ जो था, बड़ा विशाल विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो में ही मिला था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन की। तो सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी, इसमें से निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो इसमें से देखेंगे नृत्य करती हुई बालिका की एक मूर्ति थी, जो कि महत्वपूर्ण रचनाओं में ये गिनी जाती है। फिर बात करते हैं देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है, देवी माता का पूजा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? अभी हमने 2-3 बार इसके बारे में बात कर लिया। लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह था। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां यानी 15। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो ये था सिंधु घाटी का। ऊपर भी अभी हमने बात किया, सिंधु घाटी का ये लोथल नामक जो है जहाजी माल घाट था, यानी कि वहां पे इसका बंदरगाह था। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? देखिए बार बार वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज अलग कर करके पूछा जा रहा है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नए नए क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उनका पूछने का जो तरीका होता है थोड़ा नया हो जाता है, इसलिए हम कंफ्यूज होकर के कुछ और जवाब दे जाते हैं वहां पे, तो हमारा जो नंबर होता है वो माइनस हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा जो है मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, फिर बात करते हैं सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो यहाँ पे व्यापार हुआ करता था। अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी, या कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो सोर्स था सिंधु सभ्यता में, वो क्या था? व्यापार था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई? तो अभी तक जो नहीं पाई गई वो कौन सी है? लोहा नहीं पाई गई है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे सोरतुबुई यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो ये जो है अफगानिस्तान में है। सोरतुबुई जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट है, ये किस देश में है? तो ये अफगानिस्तान में है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। देखिए हमने ऊपर भी कहा था कि इसमें चैप्टर वाइज दे रखा है, जो कि एक तरह से पढ़ने के लिए काफी हद तक हमारे लिए सुटेबल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता में ऑनलाइन जो परीक्षा हुए थे उनके बारे में, उसमें क्या क्या क्वेश्चन थे उसमें बारे उसके उसको देखते हैं। पहले ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन माने जाते हैं? तो इंद्र। उपनिषद पुस्तकें कैसी हैं? तो ये दर्शन पर यानी दर्शन शास्त्र की पुस्तकें होती हैं। चार जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पे कौन सा वर्ण था? तो ब्राह्मण। जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा वैदिक सभ्यता था उसमें चार वर्णों का नाम दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो ये महाभारत का भाग है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ये सामवेद को कहा जाता है, जो कि हम पढ़ते हैं चार वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है, यानी कि संगीत जो है, संगीत की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है? तो ये सामवेद से मानी जाती है। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, यानी जानकारी दी गई है? तो सबसे हमारा प्राचीन वेद है, जिसको हम ऋग्वेद कहते हैं, इसमें वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था?
तो इसमें से जौ और गेहूं और चावल इसका तो ज्ञान था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ठीक है। मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है? तो ये है ऋग्वेद। चार वेदों में सबसे पुराना वेद भी कौन सा है? तो इसका नाम आता है ऋग्वेद। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो चार वर्णों में विभाजित किया गया था। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो ये कठोपनिषद में उल्लिखित है। आयुर्वेद, यजुर्वेद और गंधर्व वेद तथा शिल्प वेद में से कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? तो ये जो यजुर्वेद है, ये वेद है। ठीक है। बाकी जो है आयुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद, ये उपवेद के अंतर्गत आता है। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये सभी संस्कृत में लिखे गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो ये है अजुर्वेद। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद हिंदू दर्शन का एक स्रोत है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसी चैप्टर से जुड़े हुए जो ऑफलाइन क्वेश्चंस थे उनके बारे में, और उनके कुछ डिटेल्स भी दे रखा है इसके साथ साथ। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो दूध और इसके उत्पाद, यानी दूध से बने हुए जितनी भी चीजें थी, जैसे कि अगर हम कहें कि घी हो गया, दही हो गया, ये सभी दूध से उत्पादित होते हैं। ठीक है। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और उनके उत्पाद थे। फिर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न जो है मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो सबसे पहले जौ, जिसको यव भी कहा जाता है, जौ का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले किया था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था वैदिक लोगों के द्वारा। वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ठीक है। वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। फिर बात कर लेते हैं, इन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। तो वेद त्रयी जो है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। कौन छूट रहा है इसमें? तो अथर्ववेद। ठीक है। अथर्ववेद इसमें वेद त्रयी में नहीं आता है। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, आर्य सभ्यता में मनुष्यों के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? यानी कि जो आर्य सभ्यता में मनुष्य का जीवन का एक जो क्रम होता था वो क्या है? तो सबसे पहले क्या आता है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है। ये एक जीवन के आयु का क्रम है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जो कि आर्य सभ्यता के मनुष्यों में ये चलता था। ठीक है। आर्य आर्यो आर्य और आर्यपुरियों के पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। ठीक है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है व्यवसाय पर आधारित थी, यानी कि जो व्यक्ति जो व्यवसाय करता था, जो बिजनेस करता था या जो कार्य करता था, उस पर उसके वर्ण की मुहर लग जाती थी या वो उसे उस वर्ण में माना जाता था। ठीक है। फिर बात करते हैं, ऋग्वैदिक आर्य जो है पशुचारी लोग थे। यह तथ्य या इस तथ्य से पुष्ट होता है कि, क्या पुष्ट होता है? तो ये ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार जो प्रायः होता था वो गाय होती थी, ना कि जमीन। तो यानी ये सभी जो है इस तथ्य की पुष्टि करता है कि ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यानी पशु चराते थे या पशु रखते थे। ठीक है। आर्यों में एक जाति कहने वाला आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? यानी आर्यों को एक जाति का नाम दे दिया गया। ये कौन था? किसने कहा? तो ये मैक्स मूलर ने कहा था सबसे पहले। ठीक है। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो आर्यन जनजातियों की जो प्राचीनतम बस्ती है, ये है सप्त सिंधु में। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो यहाँ समिति का नाम आता है। ठीक है। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो राज्याभिषेक का जो विवरण है
वो ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है कि राज्याभिषेक की प्रक्रिया कैसे और कैसे किस प्रकार से होती है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था? तो उसे बलि कहा जाता था। वैदिक युग में राजा जो है अपनी जनता से कर वसूल करते थे तो उसे बलि का नाम दिया जाता था। ठीक है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, और इसका भी कभी कभी पूछता है कि जो गायत्री मंत्र है ये किसको समर्पित है? तो यहाँ ध्यान देना है, गायत्री मंत्र जो है सूर्य देव को समर्पित है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये जो सत्यमेव जयते है भारतीय प्रतीक यानी कि हम कहते हैं अपना ध्येय वाक्य, तो ये जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो कौन थी? तो गार्गी थी, जिन्होंने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दे दिया था। ठीक है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? तो था गंधर्व विवाह। ठीक है, क्योंकि हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया। ठीक है, और प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इन विवाहों में ब्रह्म विवाह और दैव विवाह एवं आर्ष विवाह को विधि सम्मत माना गया है, जबकि 5 प्रकार के जो विवाह है को विधि सम्मत नहीं माना गया, जिसमें गंधर्व विवाह आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसी के आगे वाले पार्ट में बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बौद्ध एवं जैन धर्म से सबसे पहले बात करेंगे ऑनलाइन परीक्षा जो कि 2016 से 18 के बीच में हुई है, अलग अलग एग्जाम में। तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए हैं? तो किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? तो ध्यान देना है, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो ये पाली भाषा में है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो मृत्यु के बाद जो है पहली बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तकें हैं? तो ये बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। भरहुत किससे संबंधित है? तो भरहुत जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बात करते हैं जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? तो ये महावीर जी ने की थी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो महावीर स्वामी को। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन साहित्य को भी क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ठीक है, त्यागवाद किस धर्म का मूल आधार है? तो ये जैन धर्म का मूल आधार है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ था। धमेक स्तूप धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? तो ये सारनाथ में है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ठीक है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो ये अहिंसा को माना जाता है। किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी? तो ये प्राकृतिक भाषा में। ध्यान देना है, जो बौद्ध धर्म है उसकी जो शिक्षा है या जो उसका कह सकते हैं कि विचार है वो पाली भाषा में है। और वर्धमान महावीर ने जो जैन धर्म के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्राकृतिक भाषा में दिया था। अजंता की चित्रकारियां की कहानियां क्या दर्शाती हैं? तो ये जातक की कहानियों को दर्शाती हैं, जो कि बौद्ध धर्म से यानी गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई है। ठीक है, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब घर को छोड़ देते हैं तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम वर्धमान था। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? तो बौद्ध साहित्य जो है पाली भाषा में लिखी गई है। प्रथम जैन महासभा का उपयोजन कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ था।
धम्म संस्कृत शब्द का अर्थ धम्म संस्कृत शब्द धर्म का पाली रूप में है। ठीक है। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो ये कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। महायान पाठ किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? तो यहाँ पे है महावस्तु। ठीक है। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो अंग का प्रयोग किया जाता है। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो ये जैन धर्म का है। और ये दिलवाड़ा मंदिर है कहाँ? तो ये राजस्थान में है, माउंट आबू पर के पास है। ठीक है। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर यानी जैन मंदिर कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये राजगृह में आयोजित हुई थी। अब देख लेते हैं कुछ ऑफलाइन क्वेश्चंस जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो यहाँ पे ध्यान देना है, अशोक मौर्य का रुम्मनदेही स्तंभ से अंकित किया जाता है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बुद्ध किस वंश यानी क्लेन से संबंधित है? तो बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित है। ठीक है। बौद्ध धर्म परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो सबसे पहली अगर बात किया जाए, प्रथम बौद्ध परिषद अभी हमने ऊपर भी बात किया अभी, राजगृह में। ठीक है। बौद्ध धर्म प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये राजगृह में आयोजित की गई थी। और इसका आयोजन जो है मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। और इसकी जो बौद्ध परिषद की जो अध्यक्षता थी वो महाकश्यप ने की थी। ठीक है। ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता कि अध्यक्ष कौन थे और किसके समय में ये किया गया था। तो ध्यान रखना है, प्रथम बौद्ध संगति जो है ये राजगृह में मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में, जो कि इस राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। और इस परिषद के जो अध्यक्ष थे ये थे महाकश्यप। ठीक है। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो ऐसा कुछ है नहीं, बौद्ध परिषद जो है चार ही हुई थी, पांचवी कोई हुई ही नहीं थी। ठीक है। बुद्ध का अर्थ अगर हम बात करें, बुद्ध का अर्थ क्या है? तो ये है ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है। बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्ति। फिर बात करते हैं निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो बौद्ध साहित्य कौन सी है? अभी हमने बात किया था, तो बौद्ध साहित्य का क्या नाम है? त्रिपिटक। ठीक है। त्रिपिटक में ये जो इसके अंग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीन पिटक हैं जिनको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन से हैं? तो ये स्त्रियां एवं शूद्र हैं। इनको दोनों वर्गों को अपने साथ जोड़ करके महत्वपूर्ण प्रभाव दिया, यानी बाकी लोगों पर इसका काफी असर पड़ा। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो प्रथम प्रवचन जो है सारनाथ वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे बुद्ध जी ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? तो इनके मत की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे दुनिया दुखों से भरी है, ये मत सही है। दूसरा है लोगों को दुख इनकी इच्छाओं के कारण होता है, यानी जितनी आप इच्छाओं को बढ़ाएंगे दुख उतना ही बढ़ेगा, ये भी सही है। तीसरा है यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, यानी मुक्ति मिल जाएगी। ये जो तीनों हैं ये बौद्ध धर्म की जो ये तीन मत हैं, यानी इन पर विश्वास करता है। ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे कहाँ या किस काल में? तो बुद्ध के काल में। ठीक है। बात करते हैं प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई है, यानी किस लैंग्वेज में की गई है? तो पाली पाठ में की गई है। ठीक है। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो जो सबसे पहले थी वो पाली में है। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न
सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है तो ये है वाम सात पाकासिनी। वाम सात पा सात पाक सिनी, वाम सात पाक सिनी, ये सबसे कह सकते हैं कि बाद में इसका संकलन हुआ या ये इसकी रचना हुई। ठीक है, इसकी रचना लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास में हुई है, इस चीज का ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से साथ संबंधित है? तो ये जन्म से संबंधित है। जो बुल है, जो सांड है, ये उनके जन्म से संबंधित है। ठीक है, बुद्ध को प्रबोध यानी ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, बात करते हैं बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो ये त्रिरत्न कहलाते हैं। ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इच्छा सब कष्टों के कारण है, ये इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो अभी हमने बात किया कि बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म में ही कहा जाता है कि आप जितनी इच्छाओं को बढ़ाओगे उतना ही कष्ट आपका बढ़ता चला जाएगा। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली जो अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? तो उन्हें स्तूप कहा जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बुद्ध के समकालीन शासक में अगर हम बात करें तो इन ऑप्शन में से तो कोई नहीं था, तो इसको देख लेते हैं। बुद्ध के समकालीन शासकों में मगध राज बिंबिसार और अजातशत्रु, कौशल नरेश, प्रसेनजीत तथा वत्स राज उदयन थे, जो अलग अलग क्षेत्रों में राज कर रहे थे। महापद्मनंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। यानी उदयन भी थे, बिंबिसार भी थे, अजातशत्रु भी थे, यानी महापद्मनंद जो थे यही बुद्ध के समकालीन नहीं थे। ठीक है, बात कर लेते हैं बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईस्वा पूर्व में हुई थी। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। और इसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये भी क्वेश्चन में आता है, इस चीज का भी ध्यान रख सकना है। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? देखिए, सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, बोध गया में वो पहला ज्ञान यानी कि कह सकते हैं बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो संबंधित नहीं है। तो ये है पावापुरी। ठीक है, पावापुरी से कोई इनका संबंध नहीं है। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो ये बुद्ध के युग में जो था, क्षत्रिय एक अपना विशिष्ट पहचान रखते थे। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे, महावीर कौन थे? तो महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अभी हमने बात की किस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म में। ठीक है, बात करते हैं भारत में जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो यहाँ पे ऋषभ देव को माना जाता है। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो ये पावा में। देखिए, पावापुरी का जो जुड़ा हुआ है ये वर्धमान महावीर से जुड़ा हुआ वर्ड है या ये जगह है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? सबको पता है, अशोक ने अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 की। तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ है? तो दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला, ये जो है जैन धर्म से यानी जैन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर हमारा चेंज हुआ बौद्ध धर्म जैन धर्म से। अब हम बात करेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का भारत। अब इसमें हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं 16 से 18 तक में, इसके बारे में देखें। तो बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? तो ये हर्यक साम्राज्य के राजा थे। अजात शत्रु किसका बेटा था? अजात शत्रु किस किसका बेटा था? तो ये बिंबिसार का बेटा था। सिकंदर महान 356 ईस्वी में पैदा हुए थे, ईस्वी पूर्व में पैदा हुए थे। सिकंदर ने हाइडेप्सपीज
हाइडेस्पीज के युद्ध में किसको हराया था? तो पोरस को हाइडेस्पीज के युद्ध में हराया था। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जनपद मगध जनपद था। 16 महाजनपदों में से एक गंधार की राजधानी जो है वो तक्षशिला में थी। प्राचीन भारत में व्यापारियों को संघों की श्रेणी कहते थे। प्राचीन भारत में व्यापारियों को क्या कहते थे? संघों को श्रेणी कहते थे। व्यापारियों के जो संघ थे उनको श्रेणी कहा जाता था। अब ऑफलाइन के थ्रू देखते हैं 2006 से लेकर 2015 और 2017-18 में भी जो क्वेश्चन दिए गए हैं सबके बारे में। तो भारत में सबसे पुराना लौह युग किसी चीज से जुड़ा हुआ है? तो चित्रित धूसर मृत्यु के साथ ये जुड़ा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो यहाँ पे लौह का, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो लोहे का जो था वो विशाल भंडार था। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो मगध का जो उत्थान था बिंबिसार के शासन में, यानी बिंबिसार राजा के साथ ये इनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का सॉरी उस राजा का नाम सॉरी राज्य उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो मगध था। मगध के जो राज्य थे वहां पे पहली बार लड़ाई में हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। सभी चीजें जो है उस समय संस्कृत में वर्णित की जाती थी, लिखी जाती थी। हेरोडोटस हेरोडोटस को क्या माना जाता है? तो इतिहास का जनक माना जाता है। ठीक है। अलेक्जेंडर सिकंदर जो जिसको कहा जाता है को पोरस की ने लड़ाई लड़ी थी। कहाँ पे? तो अगर हम बात करें अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने कहाँ लड़ी थी? तो हाइडेस्पीज में लड़ी थी। ठीक है। यूनानी स्रोत के अनुसार अगर पौरव राजा पोरस के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध हाइडेस्पीज नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उससे मित्रता कर ली। झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज कहा जाता है। इस प्रकार विकल्प ए और बी दोनों सही है। यानी हाइडेस्पीज और झेलम एक ही चीज है, यानी कि हाइडेस्पीज को ही यहाँ दिया हुआ है कि झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज कहा जाता है। तो ये दोनों सही हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये स्टार लगा दिया गया है। ठीक है। कोई एक मिलेगा आपको, या तो हाइडेस्पीज मिलेगा या झेलम नदी के किनारे हुआ था। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो फिर वही आता है क्वेश्चन, पोरस। ठीक है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? तो धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं निम्नलिखित मगध के राजवंश के कालक्रमानुसार लिखिए। जो कि मगध के राजवंश हैं इनका काल के जो क्रम है उनका क्या था? तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जो काल था उनका ये हर्यक, हर्यक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद और नंद के बाद कौन आए? मौर्य वंश। ठीक है। हर्यक, शिशुनाग, मौर्य सॉरी हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश और मौर्य वंश, ये मगध के राजवंश के कालक्रम है। महाभाष्य किस किसने लिखा है? तो महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है। इस चीज का ध्यान रखना है। निम्नलिखित नामों में प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय की पहचान कीजिए। जो 3 चिकित्सकीय थे यानी डॉक्टर थे प्राचीन भारत में, वो कौन थे? तो यहाँ पे ध्यान देना है, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। ये 3 जो थे वो चिकित्सा से जुड़े हुए, यानी आयुर्वेद में ये सिद्धस्थ थे। फिर अब यहाँ बात कर लेते हैं मौर्य काल के बारे में। ठीक है। तो मौर्य काल के बारे में बात करें तो ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2016 से 18 तक में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इनको एक बार पढ़ते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य 340 ईस्वी पूर्व में पैदा हुए। चंद्रगुप्त 322 से 298 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश के शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के जो प्रबल अनुयायी थे। बिंदुसार किनके पुत्र थे? तो ये चंद्रगुप्त के पुत्र थे। और महान अशोक किस वंश थे? तो ये भी अशोक मौर्य वंश के थे। अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो मौर्य वंश के थे। कलिंग युद्ध
कस कब लड़ा गया? तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया और इसी के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? देखो कोई क्वेश्चन आ गया, कौटिल्य। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला बिहार में पाई जाती है। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण मौर्य राजवंश ने करवाया था। सांची के बौद्ध स्मारक ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कलिंग, धौली, भाब्रू, जौगड़ में से अशोक ने किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो भाब्रू में। ठीक है। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तो तिस्स थे। श्रीलंका में ही अपने संघमित्रा और बेटे को इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था सम्राट अशोक ने। तो उस समय तिस्स राजा वहां पे शासन कर रहे थे। मौर्य काल में भूमि, खान, चारागाह, वाणिज्य में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? तो ये सिर्फ और सिर्फ खान पर, यानी खनन पर जो है वो राज्य का अधिकार होता था। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक रहे। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो ये प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त। अभी देखिए 3 नाम हो गए, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, तो जो कि अर्थशास्त्र के लेखक थे। ठीक है। अर्थशास्त्र जो है किस विषय पे लिखी गई है? तो राजनीति। ध्यान देना है, शब्द है अर्थशास्त्र, तो इससे ये जुड़ा नहीं है, धन दौलत से जुड़ा हुआ है। अर्थशास्त्र जो है राजनीति पर लिखी गई एक पुस्तक है। किसने लिखी? चाणक्य ने लिखी, या कह सकते हैं विष्णुगुप्त ने लिखी, या कह सकते हैं कौटिल्य ने लिखी। ठीक है। तीनों एक ही नाम है। यहाँ बात कर लेते हैं, विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया, यानी बोला मैं अब जीतने के पक्ष में नहीं हूं, या मैं नहीं चाहता मैं जीतूं। ऐसा किसने कहा या किसने किया? तो अशोक ने किया था। सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है? तो ये प्रगति को, यानी कंटिन्यूअस प्रोग्रेस करते रहिए, ये इंडिकेट करता है। सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, वास्तविकता में किस पदार्थ पर नक्काशित है? तो ये पत्थर पर नक्काशित है। मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था? तो ये अशोक थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो पाटलिपुत्र में। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऑफलाइन परीक्षा प्रश्न 2006 से 2015 और ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न जो है 2017 और 18 के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस दे रखा है इस पे। ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यूनानियों को भारत के बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बाहर निकाला था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो ये श्रवण बेलगोला। ठीक है। श्रवण बेलगोला में इन्होंने अंतिम दिन गुजारा था। श्रवण बेलगोला अभी हमने ऊपर पढ़ा, जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थल है, या कह सकते हैं कि एक तरह से वहाँ जैन धर्म की अ, ज्यादा वो होती है। ठीक है। मंदिर और इस तरह की चीजें हैं श्रवण बेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र थे कौन? बिंदुसार। ठीक है। बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक है। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक है। ये चलता रहा। अशोक जो है मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट थे। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो ये तक्षशिला में अशांति थी। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में अशांति थी। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यानी क्या कह करके हम उनके सही वर्णित कर सकते हैं? तो प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। ठीक है। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो ये कलिंग युद्ध के बाद आ गया। इन्होंने कलिंग युद्ध में बहुत ज्यादा खून खून देखा, इनसे इनका मन हट गया और इन्होंने जीत को कैंसिल कर दिया, जीत लिया ही नहीं। बोला मैं नहीं जीतूं, जीते हुए थे लेकिन बोले ठीक है जो है तुम ले जाओ, मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है। और उसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिए और सब कुछ, और फिर अलग अलग से रहने लग गए। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? देवनाम प्रियदर्शी जो है मौर्य राजा अशोक, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे, इनका एक उपनाम था देवानाम प्रियदर्शी।
ठीक है। देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? अभी हमने ऊपर बात किया, तो कौन विख्यात है? तो अशोक। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है? तो ये है, इसका अगर हम बात करें तो इसमें कोई सही विकल्प नहीं है। तो अगर इसको हम थोड़ा डिटेल वाले में देख लेते हैं, तो अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। और उनके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख जो है 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न-भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। इनमें अशोककालीन विदेश नीति, आंतरिक नीति, जीवन वृत्त की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख जो हैं शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर के खरोष्टी है। ठीक है, बाकी सभी जो है क्या है, ब्राह्मी लिपि में है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभिलेखों में से 2 जो अभिलेख हैं जो कि शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये जो 2 लिपियां हैं, यानी कि जो ये अभिलेख हैं, ये ब्राह्मी लिपि न होकर के खरोष्टी लिपि में वर्णित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन सी लिपि जो है खरोष्टी लिपि में वर्णित है अशोक की, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो ये रॉक एडिक्ट 13, रॉड रॉक एडिक्ट 13 यानी अभिलेख जो 13वां था, 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो 261 बीसी में हुआ था। ठीक है। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो इस शिलालेखों पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश, जो कि 13वां शिलालेख उत्कीर्ण है, उस अशोक का कलिंग युद्ध टोटल उस पे वर्णित है। किस शिलालेख शिला किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की? तो अभी हमने बात किया, शिला राजादेश जो है 13वां था, इसी में कलिंग युद्ध से सभी जुड़े हुए फैक्ट उसी पर उल्लेखित है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो यूनानी राजदूत तो जो थे वो थे मेगास्थनीज। ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज। अभी हमने ऊपर भी देखा। इंडिका किसने लिखी है? तो इंडिका जो है मेगास्थनीज ने लिखी है। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो ये उपगुप्त जो थे, इनसे प्रभावित होकर के इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तो ये तक्षशिला से संबंधित है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र जो था वो तक्षशिला था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। अभी ये वर्तमान में कहाँ है? इस्लामाबाद पाकिस्तान से की जो राजधानी है उससे कुछ दूरी पर पश्चिम में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किया था। चाणक्य यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य भी थे। जो चाणक्य थे विश्वगुप्त, वो यहाँ के तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य थे। बाद में क्वेश्चन आता है अभी कि तक्षशिला अभी वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? तो ये इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान की राजधानी है उससे कुछ दूरी पर पश्चिम में ये स्थित है। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो जैसा कि हम जानते हैं अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है, विश्वगुप्त ने लिखा है। ठीक है, एक ही नाम है। तो किसके समकालीन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ठीक है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अभी हमने देखा कौटिल्य। 3 नाम आ सकते हैं, कौटिल्य, विश्वगुप्त और चाणक्य। तीनों में से कोई भी जवाब आप दे सकते हो। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो अशोक के जो शिलालेख हैं ये ब्राह्मी लिपि में है। सिर्फ हमने बात किया 2 लिपियां जो है खरोष्टी लिपि में है, बाकी सभी ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, कौन सी? तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के जो अभिलेख है ये खरोष्टी लिपि में है, बाकी सभी इस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था, यानी पढ़ पाया था? तो वो थे 1837 में जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ पाए थे यानी अर्थ स्पष्ट किया था 1837 में
जेम्स प्रिंसेप ने। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो ये है अशोक, क्योंकि बहुत ज्यादा शिलालेख इनके बारे में मिलते हैं जो कि इनसे जुड़े हुए, इनके राज व्यवस्था, इनसे जो युद्ध व्यवस्था थी, उन सब के बारे में इन्होंने उसमें वर्णित कर रखा है। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म से वर्णित नहीं था? तो धम्म से संघ के प्रति आस्था, माता पिता का आज्ञा पालन वर्णित था, दान पुण्य वर्णित था, मातृभाव वर्णित था, लेकिन क्या वर्णित नहीं है धम्म में? तो ये संघ के प्रति आस्था। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन होता था, यानी स्थानिक किसे कहा जाता था? तो जो जिला प्रशासक होता था उसे स्थानिक का नाम दिया जाता था। ठीक है, फिर बात करते हैं मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो मौर्य वंश के तत्काल बाद शुंग वंश ने शासन किया था। ठीक है, और मौर्य वंश से पहले कौन था? तो नंद वंश। ठीक है, अभी हमने ऊपर कालक्रम पढ़ा है। आगे बात करते हैं मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, बृहद्रथ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य के जो मौर्य काल था उसके बाद क्या क्या हुए। तो इसमें कुछ क्वेश्चन, जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो सिंधु और झेलम। ध्यान देना है, तक्षशिला विश्वविद्यालय अभी है कहाँ? तो ये पाकिस्तान में है। किस दो नदियों के बीच में है? सिंधु और झेलम दोनों नदियों के बीच में ये तक्षशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है। जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? तो ये संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख शिलालेख माना जाता है। अष्टाध्यायी किसकी रचना थी या रचना है? तो ये पाणिनि की। अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र में सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुई थी? तो ये आंध्र में विकसित हुई थी। गंधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्तियां बनाई गई थी? तो ये बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं। ठीक है, मथुरा कला विद्यालय की आकृतियां धब्बेदार लाल पत्थर की बनी होती थी। योग दर्शन के प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो पतंजलि। पूर्व गुप्त काल में लोहा, सोना, टीन एवं चांदी में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? तो टीन को हम निर्यात नहीं करते थे। कल्हड़, मैत्रेय, कालिदास एवं पाणिनि में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? तो पाणिनि जो थे वो संस्कृत के प्रथम व्याकरणविद थे। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो हिंद और यूनानी। ये गांधार कला के मतलब गांधार कला जो है इन दो कलाओं के संयोजन है। हिंद और यूनानी कला के संयोजन को मिला करके क्या कहा गया? गांधार कला। ठीक है, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है गांधार कला। बात करते हैं सलवार, कुर्ता, टोपी आदि जैसे सिले हुए कपड़े किसके द्वारा लाए गए? तो ये कुषाण, शक और पार्थियन द्वारा ऐसा लाया गया। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक सिमुक थे। सुमेलित अगर बात करें तो महाकाल का मंदिर कहाँ है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिला में है। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। जैन मंदिर खजुराहो। ठीक है, खजुराहो के मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से भी संबंधित है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैन धर्म से जुड़ा हुआ है खजुराहो, वैष्णव से भी संबंधित है, शैव से भी संबंधित है, शाक्त से भी है। ठीक है, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो अष्टाध्यायी। बात करते हैं ऑफलाइन परीक्षा 2006 से 2015 और ऑनलाइन परीक्षा 2017-18 में क्या किन किन प्रश्नों का समावेश हुआ है? तो मिलिंद पान्हो क्या है? तो मिलिंद पान्हो बौद्ध पाठ है, इस चीज का ध्यान रखना है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक जो थे, अभी हमने बात किया, चरक सुश्रुत और पाणिनि। नहीं, पाणिनि नहीं था, कुछ और था। तीन आयुर्वेद में जो थे वो आयुर्वेदविद थे। तो चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ये कनिष्क के राज चिकित्सक थे। ठीक है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो ये गांधार कला के नाम से जाना जाता है।
बात करते हैं कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है, तो वही है ग्रीको बौद्ध कला, गांधार कला को ही कहा जाता है। ठीक है। फिर बात करते हैं कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए, तो प्रसिद्ध राजा कौन थे कुषाण वंश के, तो कनिष्क। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए, यानी किस वर्ष राज्य सिंहासन पर बैठे, तो 78 ईसा पूर्व में ये 78 ईसा पूर्व में ये राज्य सिंहासन पर आसीन हुए। संघ संवत किसने और कब शुरू किया, तो ये कनिष्क ने शुरू किया था 78 ईस्वी पूर्व में। ठीक है। बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था, तो कनिष्क थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था। निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। तो अगर लेखकों के साथ मिलान किया जाए, तो अगर डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे ही चलते हैं, आंसर पे ही, तो कवि राजमार्ग के लेखक कौन है, अमोघ वर्ष, आदि पुराण, जिनसेन, गणित सारास्वत सारास्वत गृह महावीराचार्य, और अमोघ वृत्ति संकटायन। ठीक है। इन जोड़ों को अगर मिलाने की बात किया जाए, तो यहाँ पे बी जो ऑप्शन होगा, जैसे हम कहते हैं विक्रम संवत, तो A3। ठीक है। यानी कि विक्रम संवत कब था, शुरू किया गया था 58 BC में। शक संवत अभी हमने बात किया, कनिष्क ने शुरू किया था 78 BC में। ठीक है। फिर आता है कलचुरी संवत, ये 248 AD में, और गुप्त संवत 320 AD में ये शुरू किया गया। कला की गांधार शैली किसके शासन में पनपी थी, तो ये कनिष्क के शासन में गांधार शैली जो है पनपी थी, यानी शुरू हुई थी। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था, तो बस कलिंग का एक महान शासक कौन था, तो खारवेल था। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे, तो ये थे कलिंग वंश, सॉरी, किस चेदी वंश के, तो कलिंग चेदी वंश के महानतम शासकों में से खारवेल राजा गिने जाते हैं। कलिंग शासक खारवेल ने किसको संरक्षण दिया, यानी किस धर्म को संरक्षण दिया था, तो ये इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था, तो सातवाहन का सबसे बड़ा शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है, सबसे पुरानी पीठ जो है तक्षशिला है। ठीक है। फिर बात करते हैं गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल के बारे में बात करें, तो ऑनलाइन परीक्षा 2016, 17, 18 के बारे में देखेंगे, तो न्याय सूत्र किसने लिखी है, तो गौतम ने लिखी है। नालंदा जो कि महाविहार के नाम से का भी निर्माण किसने शुरू कराया था, तो कुमारगुप्त ने शुरू कराया था। घटोत्कच जिसने 290 से 305 ईस्वी पूर्व में राज्य किया था, किस साम्राज्य का राजा था, तो ये गुप्त साम्राज्य का राजा था। प्रथम हुण आक्रमण कब हुआ था, तो लगभग 458 ईस्वी। ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखना है, हुण आक्रमण जो है 458 ईस्वी में हुआ था। भारत में इतिहास में भारत के इतिहास में सबसे किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, तो गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के नए दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे, जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया। ये कौन थे, तो आदि शंकराचार्य थे। एलोरा की गुफाएं कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण का प्रतीक है, तो ये है एलोरा की गुफाएं। गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी, तो ये थे चंद्रगुप्त। गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर है, तो ये है अजंता में। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो हरिसेन। प्रसिद्ध जंग प्रतिरोधी लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है, तो ये है दिल्ली में, जो कि कुतुब मीनार के ग्राउंड में स्थित है। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है, तो इसमें से कौन सही नहीं है,
तो ये वे अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, ये बौद्ध कला से सज्जित हैं, वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं। ये सभी सही हैं, क्या सही नहीं है? तो सिर्फ ये वहां पे उनमें फूलों पत्तियों के चित्र नहीं है। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। मेघदूत का लेखक कौन है? तो कालिदास। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो कि भानुगुप्त का एरर शिलालेख, पुलकेशी द्वितीय का ऐहोल स्थित शिलालेख तथा स्कंदगुप्त का भीतरी शिलालेख में से किस अभिशिलालेख यानी अभिशिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो ये भानुगुप्त का एरर शिलालेख में सती प्रथा से जुड़ा हुआ बातें या उसमें वर्णित मिलता है। ठीक है, फिर इसके ऑफलाइन परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा की बात कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो ये किया था गुप्त वंश ने। ठीक है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी कौन थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से जाना जाता था इनको? तो इनको नाम जाना जाता था विक्रमादित्य के नाम से। ठीक है, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रुपयक कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपयक कहा जाता था। हरिसेन किन राजाओं में से निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज कवि थे? तो ये थे समुद्रगुप्त के राजकवि थे हरिसेन। ठीक है, लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता था? तो लिच्छवी दौहित्र जो है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? तो उन्होंने लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है और समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। ठीक है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो ये हुणों का जब आक्रमण हुआ था 458 में, तब रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार समाप्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो यहाँ पे गुप्त वंश जो है, गुप्तों के सिक्के जो है संगीत के प्रति, जो गुप्त वंश में संगीत के प्रेमी थे उनके चीजों को दर्शाते हैं। ठीक है, क्योंकि समुद्रगुप्त का जो एक सिक्का जारी हुआ था उस पे उन्होंने वो बीड़ा या वायलिन बजाते हुए उनको दिखाया गया है। ठीक है, एक कवि के रूप में दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया? तो ये कहा गया है क्या बोलते हैं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। ठीक है, और कहा किसने? तो ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? तो इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने ऐसा कहा था। इन्होंने लंबे समय तक युद्धों का सामना किया और जीतते चले गए, पराजय का सामना ही नहीं किया इन्होंने, इसलिए इनको भारत का नेपोलियन की संज्ञा दे दिया गया। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है? तो अभी हमने देखा समुद्रगुप्त। ठीक है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में सोना के सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो ये 319 ईस्वी में से शुरू किया गया था गुप्त संवत। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? तो ये हैं समुद्रगुप्त की उपलब्धियां जो है यहाँ पे इलाहाबाद शिलालेख में वर्णित है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो ये हरिसेन ने बनवाया था। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो फाहियान जो है, ध्यान देना है कि ये जो भारत में साम्राज्य का प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उस टाइम ये फाहियान भारत में आए थे। लगभग 399 से 414 ईस्वी के बीच में इन्होंने भ्रमण किया था। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया है? तो पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा ने किया है। मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक हैं कालिदास। निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति हैं जो चिकित्सक नहीं है? तो सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी, ये तो चिकित्सक हैं। एक है चारवाक, यही जो है ये चिकित्सक नहीं है, इसलिए क्वेश्चन ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में इन्होंने
अपना परामर्श देते थे, यानी कि वहाँ पे ये डॉक्टर का काम कर रहे थे। वारामिहिर कौन थे? तो वारामिहिर जो थे एक प्राचीन खगोलविद जो कि एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है, ये वारामिहिर। ठीक है। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो ये गुप्त शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। बात करते हैं दक्षिण भारत से जुड़े हुए क्वेश्चंस। तो मीनार, शिखर, गोपुरम में कौन सा द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुशिल्प की विशेषता है? तो ये सभी जो है द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुशिल्प की विशेषता है। मीनार होगा, शिखर होगा, गोपुरम होगा। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार इसे किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि कहा जाता था। तो साला भोग जो था उसे किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि कहा जाता था। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार वेल्लन वगाई, ध्यान देना है, वेल्लन वगाई को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता है। अगर यहाँ हम बात करें सुमेलित करने वाली की, तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में, हम्पी के स्मारकों का जो समूह है ये कर्नाटक में स्थित है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजाउर, तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजाउर, तमिलनाडु में। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? तो पल्लव राजाओं ने बनवाया था। महाबलीपुरम नरसिंह वर्मन द्वारा स्थापित किया गया था। बृहदेश्वर मंदिर तंजाउर, तमिलनाडु में स्थित है। चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? तो कृष्ण तृतीय। इसके शासनकाल में ह्वेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में ह्वेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था। चोल राजवंश में से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो राजराज चोल। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम में। संगम साहित्य में किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है? तो कदंब का उल्लेख नहीं है। महाबलीपुरम के साथ महाबली महाबलीपुरम के रथ मंदिर चट्टानों से कटे मंदिर का एक उदाहरण है। एलोरा में कैलाश मंदिर चट्टानों से कटे मंदिर का एक उदाहरण है। चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत के मंदिर की वास्तुकला की विशिष्ट शैली क्या है? तो जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं वहाँ पे मुख्यतः या कह सकते हैं कि मोस्टली जो भी मंदिर है उनकी जो शैली है वो द्रविड़ शैली की है। भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य द्वारा शासित था? तो ये दक्षिणी पार्ट था। नेडियोन, उदायिन जेराल, नेदुनजेराल और नेडुम में से कौन सा शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था? तो नेडियोन जो है संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था। इस सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूमि दान देने की प्रथा खूब चल पड़ी। तो ये 8वीं सदी के बाद से शुरू हो गया। संगम साहित्य के संरक्षक कौन है? तो पांडे। महाबलीपुरम स्थित एकास्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो रथ। नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम तथा नंदी वर्मन में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उनका वध करके वातापी कोंडा का खिताब हासिल किया था? तो ये किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ये वातापी कोंडा का जो खिताब था इन्होंने लिया था। ठीक है। अब इससे जुड़े हुए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ माना जाता है? तो अरिकामेडू में रोमन व्यापार का केंद्र माना गया है। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? तो ये थे राजेंद्र चोल। ठीक है। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो ये त्याग समुद्र की पदवी जो है धारण नहीं किया था। यानी कौन कौन सा किया था? गंगैकोंड, पंडित चोल और मुंडी कोंडा। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित हैं? तो जो चोल मंदिर हैं ये शिव भगवान को यानी शिव महाराज को समर्पित है। ठीक है। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार पल्लिचदम को जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि कहा जाता था। ठीक है। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? तो सबको पता है दक्षिण भाग में चोल वंश के शासक जो है शासन करते थे।
निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंघल के को पहले जीता था? तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका को यानी सिंघल को पहले जीत चुका थे ये। ठीक है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो राजराज ने जीत करके श्रीलंका को अपने राज्य का उसका एक पार्ट बना लिया था। उत्तर मेरुरु शिलालेख में शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो ये चोल के प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है उत्तर मेरुरु शिलालेख से। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया था। चोल राजाओं का शासन था क्या? तो कैसा शासन था चोल राजाओं का? तो कहाँ पे? तो तमिलनाडु पर चोल राजाओं का शासन था। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरैयूर उरैयूर में थी। ठीक है, उरैयूर। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? राष्ट्रकूटों की जो प्रारंभिक राजधानी है, ये जो है एलोरा को माना जाता है। ठीक है, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, ये किससे जुड़ी हुई हैं? तो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से जुड़ी हुई हैं। एलोरा में गुफाएं जो है शैलकृत मंदिर है, ये तीनों धर्मों से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी है? तो अमोघ वर्ष ने कौन सी बुक लिखी है? तो कविराज मार्ग ने ये पुस्तक लिखी है, कविराज मार्ग। ठीक है, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो ये पल्लव, सप्त पैगोडा जो है ये पल्लवों के संरक्षित थी। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिर स्थायी योगदान है? तो यहाँ पे ध्यान देना है, जो कन्नड़ काव्य के तीन कवि पंपा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर, ये जो है सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। एलोरा में ठोस सैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया गया है? तो ये राष्ट्रकूट के संरक्षण में किया गया है। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य जिनके साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? तो ये गलत कौन है? पल्लव और वेल्लोर गलत है। बाकी मौर्य, पाटलिपुत्र, पांड्य, मदुराई, काकतीय, वारंगल, ये सभी उनके राज्य और राजधानी से जुड़े। ठीक है, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम के बीच में, यानी महेंद्र वर्मन प्रथम के समकालीन यानी उसके समय में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो ये पल्लव राजवंश के दौरान, पल्लव वंश राजवंश का शासन था, उसमें पल्लव राजवंश के शासन के दौरान जो है महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो था वो वातापी के चालुक्य का महानतम शासक में गिना जाता है या आता है। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो एहोल शिलालेख जो है चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। रवि कीर्ति जो कि एक जैन थे जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, वो किसका संरक्षण प्राप्त था? तो इन्हें एहोल कीर्ति को सॉरी रवि कीर्ति को पुलकेशिन द्वितीय किया का संरक्षण प्राप्त था। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय थे। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर अभी हमने बात किया, राजस्थान में स्थित है ये।
द्वितीय, पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? तो ये किया गया है थलवईपुरम तांबे की प्लेटों के रूप में। पुस्तक कथा सरिता सागर किसने लिखी थी? तो कथा सरिता सागर पुस्तक जो है सोम देव ने लिखी थी। विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? तो ये थे विल्हड़। ठीक है। बात करते हैं गुप्तोत्तर काल के बारे में। 12वीं सदी के मध्य में तोमर राजपूतों को कहाँ के चौहानों ने परास्त किया था? तो अजमेर के चौहानों ने परास्त कर दिया था। 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे? तो सामंत के रूप में इनको मान्यता दिया जाता। पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में अवस्थित है। ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। होमा का झुकता हुआ मंदिर किसे समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो ये थे गोपाल। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो सोमेश्वर चौहान इनके पिता थे। पृथ्वीराज चौहान ने किसके साथ विवाह किया? वह उनके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। तो संयोगिता के साथ पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के साथ विवाह किया, और संयोगिता जो है पृथ्वीराज चौहान के शत्रु थे जयचंद गढ़वाल, उनकी ये बेटी थी। खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? तो चंदेल वंश से संबंधित है। महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म से जुड़े हुए हैं? तो ये बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में है। शिव गुफा कहाँ है? तो एलिफेंटा गुफाओं में है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? तो ये भी महाराष्ट्र में है। ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। तो ये कौन सा है? तो एलिफेंटा। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? तो शिव को। उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। तो ये है चंद्रबरदाई। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? तो ये सेन वंश ने अपनी शासन की स्थापना की। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो ये है न्याय दर्शन। ठीक है। कुलीन प्रथा पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं सेन में से किसके शासनकाल से संबंधित था? तो ये सेन से संबंधित है। यहाँ सुमेलित की अगर बात किया जाए तो प्रतिहार कन्नौज से संबंधित है, पल्लव कांची, सेन लखनौती, चालुक्य वातापी से संबंधित है। बगदाद निवासी अल-मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये महिपाल के शासनकाल में भारत आया था। होयसल, पांड्य, कदंब तथा कलचुरी में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में स्थित नहीं था? तो ये कलचुरी जो है दक्षिण भारत में स्थित नहीं है। संस्कृत कवि राजशेखर महिपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। इस भारत मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में स्थित है उड़ीसा में, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग। राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है? तो ये जैन तीर्थंकर के लिए समर्पित है। कौन से दो प्रमुख शहर चाहमानों को के नियंत्रण में थे? तो दिल्ली तथा अजमेर, ये चाहमानों के नियंत्रण में थे। परमार, चालुक्य, प्रतिहार एवं चंदेल में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं था? तो ये चंदेलों का जो संबंध है ये अग्निकुल से नहीं था। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा कोणार्क में है। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। विक्रमशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो ये असम। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ऑफलाइन परीक्षा की अगर बात करें तो हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। ठीक है। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन है? तो ये भी है बाणभट्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है?
तो ये है विक्रमादित्य चैतन्य। ठीक है, विक्रमादित्य चैतन्य। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो ये तेजपाल ने बनवाया था। ठीक है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है चंदेल राजपूतों ने किया था। मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्मों के मंदिर हैं? तो ये तीनों दोनों हैं, हिंदू और जैन दोनों। ठीक है, ऐसे तो तीनों हैं, वैष्णव शैव जैव दंत सभी धर्मों से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो ये थे मिहिर भोज। प्रमाण की उपाधि इन्होंने ली थी। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? तो ये प्रतिहार सब राजकुल से यानी कि कुल से संबंधित है। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो ये थे भोज यानी कि मिहिर भोज महानतम राजा थे। वैनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो अभी हमने पढ़ा वैनसांग। ठीक है, किसके शासनकाल में वैनसांग भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक, हर्षवर्धन के शासनकाल में। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो वैनसांग को पिल प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स संबोधित किया गया था। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। ठीक है, बात करते हैं हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो समकालीन दक्षिण भारतीय शासक थे यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन के समकालीन थे पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन का आरंभिक राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी जो थी वो थी कहाँ पे? थानेश्वर। थानेश्वर से इन्होंने ट्रांसफर किया था, कहाँ ले गए थे? कन्नौज लेके चले गए थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। काफी स्लो हो गया ये तो। देखते हैं, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित मध्यकालीन यात्रियों का उनके देशों के साथ मिलान कीजिए। तो मार्को पोलो कहाँ से आए थे? तो इस चीज को देखते हैं। मार्को पोलो जो है इटली से आए थे। ठीक है, मार्को पोलो कहाँ से आए थे? तो इटली से आए थे। फिर बात कर लेते हैं इब्न बतूता। तो इब्न बतूता जो है ये मोरक्को से आए थे। इब्न बतूता मोरक्को से आए थे। सी की बात करें तो एंटोनियो मोन्सेरेट कहाँ से आई थी? ये स्पेन से आई थी। ठीक है, और महमूद वली वल्खी ये जो थे ये वल्क से आए थे। ये वल्क से आए थे। ठीक है, बात करते हैं भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में चार मठ स्थापित किसने किया था? तो ये आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था। श्रृंगेरी, द्वारका, बद्रीनाथ और पुरी में चार मठ स्थापित किए गए थे।
नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन बख्तियार। ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार ने इसका विनाश कर दिया, खत्म कर दिया इसको। 729 ईस्वी में अरबों को पराजित किसने किया था? तो ये प्रतिहारों ने पराजित किया था। सांची का महान स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो अभी हमने बात किया था, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी कौन सी बनी थी? तो दिल्ली जो थी, ये सबसे पहले तोमर राजपूतों के राज्य में काल में राजधानी थी। दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था? तो ये कश्मीर में इन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है, ये प्राचीन भारत का जो ये चैप्टर था, ये हमने समाप्त कर लिया। अब हम कल जो कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा मध्य भारत से, यानी मध्य भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ। तो अगर ये वीडियो, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही नित्य नए रोज रोज हम इससे जुड़े हुए, यानी इसी के आगे इस क्रम में हम वीडियो लाते रहेंगे, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। आप इसे सुनते रहिए, एक एक करके सुनिए, देखना कोई बहुत जरूरी नहीं, लेकिन अगर सुनते भी रहेंगे तो काफी हद तक आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।